दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें होगा। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं वो 1857 के पहले के कुछ विद्रोह और उसके बाद 1947 तक, यही वो सेक्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेक्चर का मोड होगा जिसमें यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए हम कवर करते चलेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये बीएल ग्रोवर की बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर। बीएल ग्रोवर की बुक किसी ने भी नहीं पढ़ाई है। ओके, अगर मैं चाहता तो पीडीएफ बना सकता था, लेकिन पीडीएफ अगर मैं बनाता तो फिर मैं उसमें अपने हिसाब से पॉइंट्स चुन चुन के डाल देता, छोटा सा वीडियो बनता और मुझे भी आराम मिल जाता। लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ जिससे कुछ भी ना छूटे बुक से। ओके, और आज पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ अगले लेक्चर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए मॉडर्न हिस्ट्री के समय में, 19वीं शताब्दी के धार्मिक और समाज सुधार, उन सब को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही हम करते जाएंगे और फिर 1947 तक कवर करेंगे इस बुक में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते होगे या पीसीएस किसी का भी। तो अगर आप इस बुक को जैसे आज से मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक क्या है। ओके, ये ऑप्शनल वाले ही पढ़ते हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों आता है। मैं आपको लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से संबंधित फैक्ट्स भी दूंगा, दिखा देता हूँ मैं। एक ही जगह पर जितने समाचार पत्र प्रकाशित किए अलग अलग लोगों ने, ये सारा आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको क्या करना है, आपको बस शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं। तो समाचार पत्रों का काम क्या होता है? आज की मीडिया देख के तो हाल पता चल ही गया होगा समाचार पत्रों का काम क्या होता है। समाचार पत्रों का कार्य सरकार की नीति को जनता तक पहुंचाना, सरकार को जनता की आवश्यकताओं और सरकारी नीतियों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना, देशी और विदेशी समाचार पत्र देना। समाचार पत्रों की इन कार्यों के समय की आवश्यकता के अनुसार विकास हुआ है भारत में। समाचार पत्रों की आज जो दुर्दशा है, हिंदी मीडियम के बच्चों के यूपीएससी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि उनके पास एक ढंग का न्यूज़पेपर भी नहीं होता, पढ़ने को नहीं होता हमारे पास। दैनिक जागरण उठा कर देख लो, उसमें सारे तो मंत्री लोग लिखते रहते हैं आर्टिकल, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमें तो क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है। इंग्लिश में सारे आते हैं, वो तो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो। तो ये जो इतना ख़राब स्थिति हो गया है समाचार पत्रों का, ये हमने 100 साल से ज़्यादा की हमारे मेहनत है, तब जाके हमें न्यूज़पेपर मिला था, जिसकी हालत ऐसी हो गई है आजकल। तो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के आने के साथ साथ आरंभ हुआ। पुर्तगाली पहले लोग थे जो मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाए थे। ये पीसीएस का क्वेश्चन हो गया। 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी थी, जब भारत में और अकबर सत्ता का ग्रहण कर रहा था, तब भारत में पहली पुस्तक छप चुकी थी। ओके, 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक मुद्रणालय लगाया। लगभग 100 वर्षों तक कंपनी के प्रदेश में कोई समाचार पत्र नहीं छपा। 1684 में लग गया है मुद्रणालय, क्योंकि कंपनी के कार्यकर्ता यह नहीं चाहते थे कि उनके अपकर्म तथा निजी व्यापार के समाचार लंदन पहुंचे। वो जो यहाँ पर लूट खसोट और कुकर्म मचा कर रखा हुआ था कंपनी कार्यकर्ताओं ने, वो नहीं चाहते थे कि ये न्यूज़ लंदन भी पहुंच जाए, इसलिए कोई समाचार पत्र नहीं छपता था। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न कंपनी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने ही किया। जब कंपनी बेईमानी करेगी तो उसमें कुछ लोग नाखुश हो गए और किया था। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने न्यूज़पेपर छापा, जिनका उद्देश्य इन अपकर्मों और दुष्कर्मों का भंडाफोड़ करना था। 1776 में विलियम बोल्ट्स की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने निजी व्यापार के लिए निंदा की और उसे त्यागपत्र देकर यह इच्छा प्रकट की कि वह समाचार पत्र निकालेगा, और फिर भी यह भी कहा कि उसके पास हस्तलिखित रूप में बहुत से तथ्य हैं, सभी व्यक्तियों से गहरा संबंध रखते हैं। शासकीय पक्ष में तुरंत प्रतिक्रिया हुई और बोल्ट्स की योजना गर्भ में ही समाप्त हो गई। विलियम बोल्ट्स थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया और बोला कि सबकी पोल खोल दूंगा मैं, लेकिन ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए। इसमें हिस्ट्री यही खासियत है बीएल ग्रोवर की, इतिहास तुम्हें कहानियों के जैसे मिलेगा। ओके, और
उसके बाद क्या हुआ, वोल्ट्स की योजना घर में ही समाप्त हो गई। यह जेम्स अगस्टस हिक्की आ गया नाम के ही भाग्य में था कि वह भारत में 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करे, जिसका नाम था द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। क्या नाम था उसका? द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की ने छापा, अथवा द कलकत्ता जनरल नाम था, जनरल एडवर्टाइजर उसका नाम था। कौन था ये? जेम्स अगस्टस हिक्की। कब? 1780 में पहला न्यूज़पेपर भारत में छपा। आगे बढ़ते हैं। उसकी सरकारी अधिकारी गवर्नर जनरल तथा मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्ष आलोचना के कारण उसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। आलोचना करोगे तो मुद्रणालय जब्त हो जाएगा। तदंतर 1784 में कलकत्ता गजट, 1784 में, 1785 में बंगाल जनरल, 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन्स ऑफ कलकत्ता और द कलकत्ता एम्यूजमेंट, 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल, 1788 मद्रास कुरियर इत्यादि अनेक समाचार पत्र निकलने आरंभ हुए। एक बार बस चिंगारी चाहिए थी जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने द कलकत्ता बंगाल गजट छापकर लगा दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ। 1780 में वो छपा, 1780 में कलकत्ता गजट छपा। वो बंगाल गजट था, ये कलकत्ता गजट है। 1785 में बंगाल जनरल छपा। उसके बाद द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता छपा। ये सारे छपने शुरू हो गए। मद्रास में भी द मद्रास कुरियर। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी हो गए आपको। आरंभिक वर्षों में इन समाचार पत्रों का प्रचलन कभी 100 से अधिक नहीं था। मतलब 100 लोग भी पढ़ लेते थे, मानते थे बहुत हो गया। इन पत्रिकाओं का उद्देश्य यूरोपीय अथवा एंग्लो इंडियन लोगों का केवल मनोरंजन करना था। उस समय लोकमत के बिगड़ने का कोई भय नहीं था। ऐसा नहीं था कि न्यूज़पेपर अगर छप गया तो बहुत लोग बढ़ जाएगा, तो लोगों में असंतोष फैल जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। ऐसा कोई डर नहीं था सरकार को। डर था तो केवल इतना कि ये पत्रिका जो है ये बस भारत के बाहर लंदन नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी भारत में तो तुम 100-200 बेच लो, कुछ नहीं जा रहा। डर था तो केवल इतना कि पत्रिकाएं लंदन न पहुंच जाए और वहां उनके अपकर्मों का भंडाफोड़ न हो जाए। समाचार पत्रों के लिए कोई कानून तो बने नहीं थे, अतएव ये समाचार पत्र पूर्णतया कंपनी के अधिकारियों की दया पर ही निर्भर थे। कंपनी की सरकार कभी कभी पूर्ण प्रतिरक्षण प्री सेंसरशिप की नीति को लागू कर देती थी और आपराधिक संपादक को सरकार विरोधी नीतियों के कारण देश से निकालकर पुनः इंग्लैंड भेज देती थी। जो संपादक यहाँ पर कुछ करते थे, पेपर छापते थे, कंपनी उनको डायरेक्ट बर्खास्त करती थी, बोलती थी घर जाओ लंदन, समाचार पत्र लेके बस मत जाना। 1799 का समाचार पत्रों का प्रतिरक्षण अधिनियम, तो पहला अधिनियम कब बना? 1799 में। कौन था इसमें? वो गवर्नर जनरल वेलेजली। ये भी पूछता है पहला नियम किसके समय बना। ये बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। लॉर्ड वेलेजली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया। फ्रांस के आक्रमण के भय से वेलेजली यह सहन नहीं कर सकता था कि कोई समाचार पत्र ऐसे तथ्य प्रकाशित करे जो उसकी फ्रांस अथवा भारतीय रियासतों के विरुद्ध किसी दुर्बलता को प्रकट कर दे। इस समय फ्रांस में कौन था? जब वेलेजली भारत में था, इस समय फ्रांस में कौन था? इसमें फ्रांस में था नेपोलियन, और जिसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था नेपोलियन ने। तो नेपोलियन भारत पर भी कब्जा करने का प्लान कर चुका था। मिस्र तक आग भी गया था वो, लेकिन वहाँ से वापस चला गया था वो। तो इस समय भारत में वेलेजली था। ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था कि दुश्मन उसके देश की आंतरिक हालत को जान ले। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रतिरक्षण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। कभी वॉर चल रहा है देश में, सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। अगला है कि समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रक, स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ेगा। ये सेंसरशिप लगाया जो वेलेजली ने, उसमें ये सब प्रावधान थे कि समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रक, प्रिंटर और स्वामी जो उसका प्रोपराइटर है, इन सब का नाम छापना पड़ेगा। 1799 के समाचार पत्र अधिनियम की बात हो रही है। ये सीधा सीधा पूछ लेता है मेंस में। ठीक है, भारत में समाचार पत्रों के विकास को बताइए। लेख में भी पूछता है, ऐसे में भी पूछता है, वैसे भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा कि प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण, यानी कि आप प्रिंट करने से पहले हमें दिखाओगे कि क्या प्रिंट कर रहे हो, फिर हम उसमें बोलेंगे हाँ ये प्रिंट करो, इसको हटा दो। समझ रहे हो ना? इसी को सेंसरशिप बोलते हैं। इन नियमों को भंग करने पर तुरंत उद्वासन, डेपोटेशन का दंड मिलता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेटों, पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। सब, हर चीज़ पर,
पत्रिका पर भी, मैगजीन्स पर भी, पैम्पलेट छापोगे उस पर भी, बुक पर भी, सब पर ये अधिनियम लागू कर दिया गया। कब? 1807 ईस्वी में। हेस्टिंग्स के अधीन, हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, हेस्टिंग्स जो है, हेस्टिंग्स के अधीन इन नियमों में ढील दे दी गई। गवर्नर जनरल ने अपने उदारवादी और प्रगतिशील विचार देश में लागू कर दिए। 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व प्रतिरक्षण बंद कर दिया गया। 1818 में क्या किया गया कि ठीक है, हमें बिना दिखाए भी तुम प्रिंट कर सकते हो। वो जो था ना कि प्रिंट करने से पहले पहले हमें तुम दिखाओगे, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। परंतु फिर भी सरकार ने समाचार पत्रों के संपादकों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम बनाए ताकि उन विषयों की विवेचना न हो जिनसे सरकार के अधिकार अथवा जनहित को क्षति पहुँचे। गवर्नर जनरल ने अपनी परिषद तथा विशेषकर जॉन एडम्स की इच्छा के विरुद्ध जेम्स बकिंघम द कलकत्ता जनरल का संपादक था कि अनुज्ञप्ति लाइसेंस को रद्द करने से अथवा उसे उद्वासित करने से मनाही कर दी। किसने कर दी? गवर्नर जनरल ने। गवर्नर जनरल के परिषद जो था और विशेषकर जॉन एडम्स की इच्छा के विरुद्ध, जो जॉन एडम्स थे गवर्नर जनरल के परिषद में, याद होगा 1773-74 के एक्ट के बाद 1784 में गवर्नर जनरल के परिषद भी बना दिया गया था और 73 में ही बनाया गया था। 1773 का जो एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल के परिषद बनाया गया था। ओके, तो उसमें बाकी लोग जो थे वो चाहते थे कि इस पर द कलकत्ता जनरल पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसको नहीं किया गया, रोक लगाने से मना कर दिया गया। ठीक है, लाइसेंस इसका रद्द नहीं किया गया। ओके, 1823 के अनुज्ञप्ति निगम द लाइसेंस रेगुलेशन ऑफ 1823 में जॉन एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने पर उसे अपने प्रतिक्रियावादी विचारों को वास्तविक रूप देने का अवसर मिल गया। अब क्या हुआ? ये जॉन एडम्स का मन था कि हम पत्रिकाओं पर रोक लगाएं। अब जब वो जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना 1823 ईस्वी में, कार्यवाहक गवर्नर जनरल यानी कि पूर्ण रूप से कोई गवर्नर जनरल अभी नहीं आया, तो वो कुछ दिन के लिए बना था 1823 ईस्वी में। तो अब उसको मौका मिल गया, तो उसने क्या किया? कठोर नियम लाद दिए। ओके, मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेनी होगी। आपको कुछ भी छापने से पहले लाइसेंस लेनी होगी। अनुज्ञप्ति के बिना किसी भी साहित्य को मुद्रण अथवा प्रकाशित करने पर 400 रुपया जुर्माना, उस समय की बात है, बहुत बड़ा रकम था ये, अथवा उसके बदले कारावास का दंड होगा। दंड नायक मजिस्ट्रेट्स को अनुमति थी कि बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त मुद्रणालय को ही जब्त कर ले, प्रिंटिंग प्रेस को ही बंद कर दे। किसको थी? दंड नायकों को, मजिस्ट्रेट जो थे उनको ये थी शक्ति। किसका है ये सब? ये सब जॉन एडम्स का है काम। गवर्नर जनरल का अधिकार था कि वह किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दे, किसी भी लाइसेंस को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थना पत्र मांग ले। एडम्स के इस आदेश के समर्थन में दिए तर्कों में यह स्पष्ट था कि यह आज्ञा विशेषतया उन समाचार पत्रों के विरुद्ध थी जो भारतीय भाषाओं प्रकाशित अथवा भारतीयों द्वारा प्रकाशित होते थे। जॉन एडम्स उन समाचार पत्रों को टारगेट कर रहा था जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होते थे या तो भारतीय लोगों द्वारा प्रकाशित होते थे। ठीक है, भाषा भारतीय या तो भारतीय लोग। ओके, राजा राम मोहन राय की मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय की मिरातुल अखबार को, पत्रिका को बंद कर दिया इसने, एडम्स ने। एडम्स की आज्ञा के पश्चात केवल 3 बंगाल और 1 फारसी समाचार पत्र कलकत्ता में छपते थे। J.S. बर्किंघम को भी इंग्लैंड में उद्वासित कर दिया गया। ठीक है, तो ये था 1823 वाला। कौन था? जॉन एडम्स। भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना पहली बार किसको कहा जाता है? मेटकॉफ को। 1835 द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख रखा था। विलियम बेंटिंक के सुधार तो जानते हो, उसको लिबरल कहा जाता है गवर्नर जनरलों में। ठीक है, परंतु यह श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को 1835-36 को ही मिला। चार्ल्स मेटकॉफ मात्र 1 साल के लिए भारत का गवर्नर जनरल कार्यवाहक बना, लेकिन इनके नाम में क्या जुड़ गया? ये भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहलाते हैं। ओके, ये तो बीपीएससी, यूपीएससी सब में पूछता है ये चीज़ें। चार्ल्स मेटकॉफ 1823 के कुत्सित नियमों को रद्द करके वह भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहलाए। लॉर्ड मैकाले जो सच्चे उदारवादी थे, उन्होंने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिया। मैकाले ने भी, लॉर्ड मैकाले का माइन्यूट पत्र, भारत में शिक्षा का विकास हुआ है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, उसके अलावा भारत का जो पहला वो बना था लॉ कमीशन, उसका भी अध्यक्ष यही था। ठीक है,
लॉर्ड मैकाले जो सच्चे उदारवादी थे, उन्होंने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिया। उनका तर्क था कि सरकार के पास देश में खतरे के समय अनंत और निसंदेह शक्ति है, फिर शांति काल में ऐसे नियमों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं। वॉर के समय आप बंद कर दो, एक औचित्य भी पता चलता है कि ठीक है भाई वॉर चल रहा है तो बंद कर दो, लेकिन शांति काल में बंद करने का कोई औचित्य नहीं था। अब एक ऐसा अधिनियम बनाया गया कि मुद्रक, प्रिंटर, प्रकाशक को अब केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही देनी थी कि कहाँ से प्रकाशित हो रहा है। ये तो आज भी लिखा रहता है कि ये पेपर दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है या पटना से प्रकाशित हो रहा है, तो ये बस उस पर अनिवार्य किया गया कहाँ से प्रकाशित हो रहा है। ओके, यह कानून 1856 तक चलता रहा, 1856 तक चलता रहा। 35-36 मुक्त जाता हुआ है 35 ईस्वी में, 1835 में। इसी काल में देश में समाचार पत्रों की संख्या बहुत वृद्धि हुई, बहुत समाचार पत्र छपे। अब आएगा 1856 तक चलता रहा। 1856 के बाद क्या आएगा? 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसने ब्रिटिश शासन को हिला के रख दिया। तो 1857 में लाइसेंस एक्ट आ गया। ओके, अब याद रहेगा ये चीज़ कि अच्छा ठीक है, मेटकॉफ ने 35 में किया, वो कब तक चलता रहा? 1856 तक चलता रहा। 56 के बाद क्यों नहीं चला? क्योंकि उसके बाद देश भर में विद्रोह हो गया था। 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम, लाइसेंस एक्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अधिनियम संख्या 15 के अनुसार अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से लागू हो गई, लाइसेंसिंग वाली। इसके अनुसार बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और प्रयोग रोक दिया गया। फिर से बोला गया कि लाइसेंस दिखाओ तभी प्रिंटिंग प्रेस रहेगा तुम्हारे पास, नहीं तो हम जब्त कर लेंगे। सरकार को किसी भी समय अनुज्ञप्ति देने अथवा रद्द करने का अधिकार था। सरकार को किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक अथवा कुछ अन्य मुद्रित विषय के प्रकाशन चलन को रोकने का अधिकार था। तुम कुछ भी छापोगे हम रोक सकते हैं, सीधी सी बात। 1857 ईस्वी में आया है ये। यह केवल एक संकटकालीन व्यवस्था थी और इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। जब तक विद्रोह चला तब तक के लिए लागू थी बस। ओके, उसके समाप्त होने पर मेटकॉफ के बनाए अधिनियम फिर से चलते रहे, जो फिर मेटकॉफ ने सब खत्म कर दिया था। विद्रोह खत्म हुआ, फिर से मेटकॉफ के नियम लागू हो गए। ओके, अब फिर 1867 ईस्वी में आ जाओ। 1867 का समाचार पत्र तथा पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 25 से 1835 के मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। मेटकॉफ का अधिनियम जो 1835 से चला आ रहा था, उसको 1867 के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा बदल दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों और मुद्रणालयों पर रोक लगाना नहीं, अपितु केवल नियमित करना था, उनको रेगुलेट करना था कि हाँ भाई ऐसे न ऐसे तुम काम करो, हम तुम पर रोक नहीं लगा रहे हैं, तुम्हें बस काम करने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। क्या था तरीका? कि प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रक स्थान प्रिंट करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, किसने प्रिंट किया है, और पत्र पर मुद्रक, समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम लिखना पड़ेगा आपको, और सरकार को देनी होगी ये चीज़। इसके अतिरिक्त प्रकाशक के 1 मास के भीतर पुस्तक की 1 प्रति, प्रकाशन आपने कर दिया, आपने प्रिंट कर दिया, बाजार में आ गई, तो 1 महीने के भीतर इसकी 1 प्रति फ्री में आपको गवर्नमेंट को देनी होगी। ओके, यही था 1868 का पंजीकरण अधिनियम। ठीक है, पंजीकरण अधिनियम क्या था कि आपको ठीक है, आप उस पर मुद्रक का नाम छाप दो, प्रकाशक का नाम छाप दो, स्थान कहाँ से प्रिंट हुआ ये छाप दो, आप प्रिंट कर लो, बाजार में बेच लो, 1 महीने के भीतर हमें बस 1 कॉपी पहुँचा देना। यह अधिनियम 1890, 1914, 1952 और पुनः 1953 में संशोधित किया गया। आज़ादी के बाद भी इसको संशोधित किया गया है। 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट, याद रखना ये VBI है। 1869-70 में हुए वहाबी विद्रोह के कारण, वहाबी विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना, सैयद अहमद बरेलवी। ओके, विद्रोह के कारण राजद्रोही लेखों इत्यादि से निपटने के लिए प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता इंडियन IPC की धारा 124 में एक धारा 124A जोड़ दी गई, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन निर्वसन अथवा कम काल के लिए निर्वसन और जुर्माने का प्रावधान किया गया। उस समय क्या किया गया
कि 1869-70 में जब बहावी विद्रोह के कारण राजद्रोही लेखों की संख्या बढ़ गई, तो उस समय धारा जो अभी आर्टिकल 124 है जिसके तहत देशद्रोह का मुकदमा लाया, तो उसमें 124A जोड़ दिया गया और आजीवन निर्वसन जोड़ दिया गया। ठीक है ना। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ये समाचार पत्र अधिनियम में मेटकॉफ के बाद सबसे फेमस है। तो सबसे पहला अधिनियम कब आया था समाचार पत्र संबंधित? जब वेलेज़ली था। उसमें यूरोप में कौन था? नेपोलियन, 1799 में। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1835-36 वाला मेटकॉफ वाला सबसे फेमस था, जो चलता रहा। फिर 1857 में 1 साल के लिए बंद हुआ, फिर वो 1857 के बाद फिर खुल गया। फिर 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, ये आया। उसके बाद सबसे फेमस आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा पत्र अधिनियम। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी भाषा। 1878। इस समय कौन था? तो लॉर्ड लिट्टन। याद रखना, बहुत ही मतलब प्रतिक्रियावादी था ये गवर्नर जनरल। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। 1857 की महान विद्रोह की एक देन शासित और शासक जातियों के संबंध में कटुता थी। शासित यानी कि हम, और शासक जाति जो भी हम पर शासन करते थे, उनके संबंध कटु हो गए थे। 1857 ने हमें ये बता दिया कि ये लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है। फलस्वरूप अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार को सदैव समर्थन करते थे। अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार के समर्थन में रहती थी। समझ रहे हो ना। देसी समाचार पत्र 1857 के बाद अभूतपूर्व मात्रा में बढ़ गए। लोकल लैंग्वेजेज में, बंगला में, मराठी में, उसके बाद से तमिल में, तेलुगु में, इन सब भाषाओं में, हिंदी में, ये सारे क्या हो गए? समाचार पत्र ज़्यादा छपने लग गए। अंग्रेजी के समाचार पत्र किसके समर्थन में गुण गाते थे? सरकार के समर्थन में। और वे देसी समाचार पत्र अधिक मुखर थे तथा सरकार की आलोचना करते थे। फलस्वरूप लॉर्ड लिट्टन की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध दृढ़ सार्वजनिक भावना उत्पन्न हो गई। लिट्टन को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 1876-78 अकाल से लगभग 60 लाख लोग मृत्यु की गोद में समा गए। 1876-78 में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। दूसरी ओर जनवरी 1877 में क्या हो रहा था? देखो, देश में अकाल है और उसी समय दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया गया, धन व्यय किया गया उस पर। इन सभी समाचारों से जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर लिट्टन यह अनुभव कर रहा था कि इस अशांति का कारण मैकाले और मेटकॉफ की नीतियाँ थी। लिट्टन बोलता था कि मैकाले और मेटकॉफ बेवकूफ़ थे जिन्होंने भारत में समाचार पत्र छपने दिया, सीधा सीधा। तो वो ऐसा बोलता था लिट्टन, और उसने ही इन भावनाओं को दबाने का प्रयत्न किया। ठीक है। और सारी भावनाओं, जो भी बोलता था कि समाचार पत्र छपने दो, उन सबको उसने दबाने की कोशिश की लिट्टन ने। ये नीचे थोड़ा सा छोटा सा फेंक दिया हुआ है। 1878 में बम्बई के प्रांत में 62 देसी समाचार पत्र थे। ये अलग अलग प्रांतों में कितने समाचार पत्र थे उनकी बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम से सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। उसने बोला कि इसको सबको सरकारी नियंत्रण में ले आओ। लिट्टन प्रतिक्रियावादी शासक था। इस राजद्रोही लेखों को दबाने, दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम से जिला, अब इस अधिनियम में क्या था कि जिला दंडनायक, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम, जो बनने चाह रहे हैं आज सब लोग, उस समय के डीएम की बात हो रही है, स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय समाचार पत्र को आज्ञा देने का अधिकार दे दिया कि वे बंधन पत्र, बॉन्ड पर हस्ताक्षर करें कि वे कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के अथवा साम्राज्य की प्रजा के भिन्न भिन्न जाति, वर्ण और धर्मावलंबियों में एक दूसरे के विरुद्ध वैमनस्य बढ़े। उसने बोला कि साम्राज्य की जनता, यानी कि हमारा इंग्लैंड, हम पे इंग्लैंड का पूरा कब्जा हो चुका था, हम साम्राज्य की जनता बन चुके थे। ठीक है। उसने बोला कि ना तो सरकार को कुछ बुरा लगे भाई, ना तो साम्राज्य को कुछ बुरा लगे, कोई भावना नहीं भड़कना चाहिए किसी का। अगर ऐसा करोगे तो बंद कर देंगे। ठीक है ना। बस यही था उसमें। जिला दंडनायक यदि चाहे तो वह उस समाचार पत्र को जमानत देने पर भी बाध्य कर सकता था। पहले तो बॉन्ड बनवा लिया कि बॉन्ड भर के दोगे, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। ओके। जमानत देने पर ही बाध्य कर सकते, तुम अपना जमानत जमा करो। पहले तुम 10,000 रुपये जमा करो। जमानत क्या होता है? 10,000 रुपये तुम पहले जमा करो
उसके बाद तुम छापोगे कुछ भी। तुम्हारा पेपर कुछ भी ख़राब निकला तो हम 10,000 रुपये रख लेंगे अपने पास। वो चुनाव के समय सुनते हैं ना कि जमानत जब्त होगी कैंडिडेट की, तो यही तो होता है ना। जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो मान लो 10,000 रुपये प्रति कैंडिडेट उनको चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ता है, और अगर वो निश्चित परसेंटेज का वोट नहीं ले पाते हैं तो उनका 10,000 रुपये जमा ही रह जाता है जमानत, वो फिर नहीं छुड़ा सकते जमानत। तो यही चीज़ था, जमानत उनसे भरवा लेता था पहले ही। ओके, जमानत देने पर बाध्य कर सकता था, आज्ञा भंग करने पर जब्त कर सकता था जमानत को, पुनः अपराध करने पर मुद्रणालय भी जब्त कर ले। एक बार अपराध करोगे तो जमानत का रुपया हम तुम्हारा रख लेंगे अपने पास, दोबारा अपराध करोगे तो तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त कर देंगे हम। समझ रहे हो ना। दंड नायक का निर्णय अंतिम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, उसमें अपील की अनुमति भी नहीं थी, अपील भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। यदि कोई देसी भाषा समाचार पत्र इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे अपने पत्र की इच्छा प्रति प्रूफ सरकारी प्रतिष्ठान को पहले ही देना होगी। पहले ही सेंसरशिप में अपना जमा कर दो छापने से पहले कि हम देखो भाई अच्छी अच्छी चीज़ें छाप रहे, तुम्हारे खुश करने के लिए राग दरबारी गा रहे हैं, हमें छापने दो। समझ रहे हो ना। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। मुंह बंद करने वाला कि चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा वर्नाकुलर का मतलब ही होता है देसी भाषा, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। अंग्रेजी भाषा पर यह सब कुछ लागू नहीं था, ये देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था। इसमें अपराधियों को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम का अधीन देखो, अब समाचार पत्रों का नाम आ गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अधीन कौन कौन सा जो पत्र पत्रिकाएँ थे उनको बंद करने की कोशिश की गई। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा और भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और प्रवृत्ति दोनों ही हल्के हो गए। सारे के सारे न्यूज़पेपर्स डर गए कि अब ठीक है भाई, जो तुम कह रहे हो वही हम करेंगे, नहीं तो हमारा तो प्रिंटिंग प्रेस ही तुम जब्त कर लोगे। अब प्रायः इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के पत्र से लेख उधार लिए जाते थे, जो अंग्रेजी में छपता था उसी को छाप देते थे। ये एक पत्रिका थी इसमें क्रांतिकारी, कौन सी, ABP, अमृत बाजार पत्रिका। जिसने क्या किया पता, जिसने देसी भाषा से रातों रात अपने को इंग्लिश न्यूज़पेपर में बदल लिया, खुद को इंग्लिश न्यूज़पेपर में बदल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नए भारत सचिव लॉर्ड क्रेनबुक ने इस अधिनियम के पूर्व प्रतिरक्षण की धारा का विरोध किया। उनके अनुसार सभी प्रतिरक्षण भारतीय रखने होंगे और उन्हें समाचार पत्रों को एक प्रकार से पुनः संपादित करना पड़ेगा। अतएव सितंबर 1878 में पूर्व प्रतिरक्षण धारा हटा दी गई। इसके बदले एक समाचार पत्र आयुक्त प्रेस कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसका काम सच्चे और यथार्थ समाचार देना था। प्रेस कमिश्नर की नियुक्ति कब हुई? 1878 में। लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन जो बना तो उसने क्या किया, उसने फिर इस अधिनियम को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन को अच्छा माना जाता था गवर्नर जनरल के रूप में, वाइसराय अच्छा था, तो इसने क्या किया, इस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। ओके। 1896-97 के अकाल और प्लेग से दक्कन में बहुत अशांति फैली, हिंसा की घटनाएं हुई, राजनीतिक विवादों में भी समाचार पत्रों ने अपना योगदान दिया। 1898 के अधिनियम द्वारा दंड संहिता की 124, वही देशद्रोह वाला एक्ट, धारा को पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में उस समय कौन था? कर्जन से पहले वाला था, 1899 में आया है कर्जन। 1898 के अधिनियम द्वारा इस दंड संहिता के 124 को पुनः स्थापित विस्तृत किया गया। एक नई धारा 153A भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार संहिता की धारा 505 को संशोधित किया गया ताकि वे कथन जो सेना में असंतोष फैलाएं, ऐसे कथन जो सेना में असंतोष फैलाएं अथवा किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा दे, उन्हें भी दंडित किया जा सके। और इसी के तहत BG तिलक जी को, कि तुम अपने पत्रिका मराठा और केसरी के माध्यम से लोगों को भड़का रहे हो, जेल में बंद कर दिया गया 153A लगा के। समझ रहे हो ना, बाल गंगाधर तिलक जी को। तो देखो कब लाया गया है ये, 1898 में। ठीक ना। आगे बढ़ते। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, लॉर्ड कर्जन की नीतियों द्वारा उत्पन्न अशांति से 1908 में आया है, 1908 में आया है। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन की नीतियों द्वारा उत्पन्न अशांति से राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दल का उत्थान हुआ। पता ही है 1906 में क्या हुआ, 1906-05 के आसपास से
स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और स्वदेशी के साथ साथ ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद का बहुत तेज़ी से उदय हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र में हो चुका था। चापेकर बंधु का नाम हम सुनते हैं, फिर उसके बाद से विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम सुनते हैं, अभिनव भारत मनाते हैं वो। तो इससे पहले उग्र राष्ट्रवाद का भारत में उदय हो चुका था। जो भारत में था 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस भी दो भागों में बट गई थी, नरम गरम में। तो यानी कि भारत में गर्मपंथियों का वर्चस्व बढ़ रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस के लिबरल कमज़ोर हो रहे थे इस समय। तो 1908 का समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड कर्जन की नीतियों द्वारा उत्पन्न अशांति से राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दल का उत्थान हुआ, हिंसक घटनाएं हुई। समकालीन समाचार पत्रों ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। इसको दबाने के लिए सरकार ने एक अधिनियम न्यूज़पेपर एक्ट 1908 को पारित किया। ठीक है, न्यूज़पेपर एक्ट 1908 को पारित किया। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 को पारित किया गया। अब क्या था 1908 के एक्ट में, इसको पढ़ते हैं कि जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिले प्रकाशित करेगा, उसकी संपत्ति और मुद्रणालय को जब्त कर लिया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस और सारी तुम्हारे एसेट्स को जब्त कर लेंगे हम। क्या करेगा, अगर लोगों को हिंसा अथवा हत्या के लिए प्रेरणा देगा तो। दूसरा क्या है, स्थानीय सरकार 1867 के समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम के अधीन किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक को दी गई घोषणा को रद्द कर सकती है। जिन को हमने 1870 का क्या है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिन को हमने रजिस्टर किया है इसके तहत हम चाहे तो उसका रद्द कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, सरकार अगर चाहे तो। तीसरा है कि समाचार पत्रों के मुद्रक तथा प्रकाशकों को मुद्रणालय के जब्त होने के 15 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति थी। 15 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये 1908 का एक्ट था। इस अधिनियम के अधीन सरकार ने 9 समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाए और 7 मुद्रणालय जब्त कर लिए 1908 के अधिनियम के तहत। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर करके रद्द कर दिए, या तो कोई भी पत्र पत्रिका जिसमें भारत की बात की जाती थी, भारत के लोगों से अपील किया जाता था कि आप स्वतंत्रता संग्राम भाग ले, उनको बोलते थे कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, इसको बंद करो, सीधी सी बात। अगले पर चलते 1910 में फिर लाए ये, एक साल पर एक्ट आ रहा है। मतलब ये खुद परेशान है कि हम किससे इनको बंद करें, क्योंकि भारत में बंद नहीं हो पा रहे थे ये स्वतंत्रता संग्राम इनके कारण से, इन एक्टों के डर से। 1910 भारतीय समाचार पत्र अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट 1910, सरकार ने अपने हाथों को अधिक पुष्ट करने के लिए 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया, जिसने लॉर्ड लिट्टन के 1878 के अधीन सभी घिनौने लक्षण को पुनर्जीवित कर दिया। लॉर्ड लिट्टन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाने के लिए जो प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उन सब को फिर से इसने बोला कि भाई उठ जाओ, सारे एक्ट जिंदा हो जाओ, अब हम सब लागू करेंगे। तो ये पूछेगा अगर कि 1878 के एक्ट को फिर से कब लागू किया गया, तो इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ओके, इसको लॉर्ड रिपन ने बंद कर दिया था, लिट्टन ने लाया था, रिपन ने बंद कर दिया, लेकिन फिर से इसको 1910 में लागू किया गया। इसके अनुसार स्थानीय सरकार किसी मुद्रणालय के स्वामी अथवा समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण, जमानत, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती है, रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी, जो कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 2000 रुपये होगी। सरकार को जमानतें जब्त करने का और पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। देख रहे हो सारे एक्ट, सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए कम से कम 1000 रुपये और अधिक से अधिक 10,000 रुपये की जमानत मांगने का अधिकार था। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो नए पंजीकरण को भी रद्द कर दो। मुद्रणालय को उस समाचार पत्र अथवा पुस्तकों की सभी प्रतियों को जब्त कर ले, उसके सभी प्रतियों को भी जब्त कर ले। पीड़ित पक्ष 2 माह के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। विशेष न्यायाधिकरण स्पेशल ट्रिब्यूनल में उस जब्ती की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है। प्रत्येक प्रकाशक को समाचार पत्र की 2 प्रतियां बिना मूल्य के सरकार को देनी थी और मुख्य बहिशुल्क अधिकारी चीफ कस्टम ऑफिसर को आपत्तिजनक आयातित सामग्री को भी जब्त करने का अधिकार दिया गया था। ओके, तो ये था 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट। इस अधिनियम के अधीन 999 मुद्रणालय और समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 991। इसमें 286 को कड़ी चेतावनी दी गई, 705 मामलों में बड़ी बड़ी जमानतें ली गई
और इस अधिनियम के लागू होने के पहले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख रुपए जमानत जब्त की गई। प्रथम महायुद्ध के दिन में भारत सुरक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लगा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा भारत सुरक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसके अंतर्गत राजनीतिक आंदोलन और स्वतंत्रता जन आलोचनाओं को भी आज्ञा नहीं थी। पब्लिक क्रिटिसिज्म को भी अलाउ नहीं किया इन्होंने, स्वतंत्र जन आलोचना को भी बंद कर दिया इन्होंने। 1921 ईस्वी में सर तेज बहादुर सप्रू जी, जो उस समय विधि सदस्य थे, की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति बनी। ये क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विधि सदस्य जो थे समाचार पत्र समिति किनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी 1921 ईस्वी में? तेज बहादुर सप्रू जी की, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था। जितने कानून बने हैं, चाहे वो 1878 वाला हो, 1910 वाला हो, 1909 वाला हो, इन सब की समीक्षा करना था। आज भी समितियां बनती हैं, उसी तरह का समिति सर तेज बहादुर सप्रू जी की बनी थी। इसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आया द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, 1931। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में राजनीतिक आंदोलन में आई गति तथा महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ करने के कारण सरकार ने 1930 में समाचार पत्रों पर अधिक अच्छा नियंत्रण करने की भावना से एक नया समाचार पत्र अध्यादेश को जारी किया। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश में। इसके अनुसार 1910 के अधिनियम के सभी आदेश फिर से लागू कर दिए गए। सप्रू जी के कहने पर बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, फिर से ये सारे लागू कर दिए गए। 1931 में सरकार ने भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम पारित की, इमरजेंसी पावर एक्ट, द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, जिससे प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी गई। जो प्रांत में सरकारें थी उस समय, बंगाल में, मद्रास में, बम्बई में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उनको बोला गया कि तुम्हारे पास शक्ति है, सारे समाचार पत्रों को दबाओ जिससे आंदोलन फैले नहीं। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार सरकार को शब्द, संकेत अथवा आकृति द्वारा किसी की हत्या, अन्य किसी अनुसंधेय अपराध करने को प्रेरणा देने अथवा ऐसे अपराध की प्रशंसा अथवा अनुमोदन करने पर कड़ा दंड देने की अनुमति दी। मनसा वाचा कर्म ना, अगर कोई भी किसी को उकसाए कि आगे आंदोलन करो सरकार के खिलाफ, तो उस पर प्रतिबंध लगा दो। यही था 1931 का एक्ट। इस अधिनियम को विस्तार करके आपराधिक संशोधित अधिनियम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 बना दिया गया। धारा 4 बहुत व्यापक बना दी गई। इसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित कर दी गई जिनसे सरकार के प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाई जा सकती थी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सरकार को तुम टच भी कर सकते हो, वो सबको शामिल कर दिया क्रिमिनल एक्ट बना के। अब क्रिमिनल ऑफेंस चलेगा, अगर समाचार पत्र में कुछ गलत छापोगे तो जेल में डाल देंगे। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत अधीन पूर्व प्रोटेक्शन प्री सेंसरशिप लागू कर दिया गया। फिर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, प्री सेंसरशिप लागू हुआ, छापने से पहले दिखाओ। समाचार पत्र संकटकालीन अधिनियम और शासन गोही अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये एक्ट आज भी है, को संशोधित किया गया और एक स्वयं राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार पत्र प्रकाशित करना भी अवैध घोषित कर दिया गया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी INC, उसके बारे में अगर न्यूज़ छापोगे तो भी अवैध है तुम्हारा न्यूज़पेपर। सरकार द्वारा प्राप्त की गई ये शक्तियाँ 1945 में समाप्त कर दी गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब ये समाप्त कर दी गई। ओके। समाचार पत्र जांच समिति, प्रेस इंक्वायरी कमेटी, 1947 में मार्च में भारत सरकार के एक समाचार पत्र जांच गठन किया गया, समिति बनाई गई। अब ये धीरे धीरे आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसे आदेश दिया गया कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में 19 में जो हमें दिया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके तहत फंडामेंटल राइट्स के प्रकाश में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करें कि समाचार पत्रों से संबंधित जो कानून हैं क्या वो फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हैं। इसकी सिफारिशों को 1931 का अधिनियम का रद्द करना, समाचार पत्र पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन, IPC की धारा 124 से 153 में परिवर्तन किया गया कि अब देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं ही लगेगा छापने पर। 1931 में देसी राज असंतोष के विरुद्ध रक्षा अधिनियम, द इंडियन स्टेट प्रोटेक्शन अगेन डिसएफेक्शन एक्ट और 1934 के देसी सबको जितने एक्ट थे उन सबको बोला गया कि ये सभी मूल अधिकार का उल्लंघन करते, इनको ख़त्म करो। उससे पहले के एक्ट को 1951 में लाया गया जब हम भारत आज़ाद हो गया, समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम।
1950 में संविधान लागू हुआ। 51 में सरकार को संविधान का अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करना पड़ा। 19(2) क्या है भाई? संविधान पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत सब ने। 19(2) है कि हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उन पर युक्त प्रतिबंध की बात करता है। ठीक है, कि तार्किक आधार पर हमारे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे देश की सुरक्षा के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर, विदेशी संबंध के नाम पर। ओके, तो 19(2) में संशोधन की और समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। यह अधिनियम उन सभी समाचार पत्र संबंधी अधिनियमों से अधिक व्यापक था जो आज तक पारित हुए थे। इसमें केंद्रीय और राज्य के समाचार पत्र अधिनियम जो उस समय लागू था समाप्त कर दिया गया। नए कानून से सरकार को समाचार पत्रों, मुद्रणालयों से आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जमानत मांगने और जब्त करने और अधिक जमानत मांगने का अधिकार दे दिया गया कि आपत्तिजनक विषय होगा तो हम आपसे जमानत मांग सकते हैं, जमानत जब्त कर सकते हैं आपका। सरकार कुछ प्रकाशनों को भी जब्त कर सकती थी। आपत्तिजनक सामग्री को डाक द्वारा भेजने या रोककर उसे नष्ट करने अथवा जब्त करने का भी अधिकार था कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते हो। समाचार पत्रों के पीड़ित या प्रकाशक मुद्रणालय के स्वामियों को ज्यूरी द्वारा ट्रायल बाय ज्यूरी मांगने का अधिकार दे दिया गया और यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। उसके बाद ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस तथा भारतीय कार्यकर्ता पत्रकार संघ ने इस अधिनियम का विरोध किया और सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय समाचार पत्र के कार्य की व्यापक जांच कराए। सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और न्यायाधीश GS राजाध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र आयोग प्रेस कमीशन को नियुक्त किया। राजाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत में पहला प्रेस कमीशन किनके में हुआ था? तो GS राजाध्यक्ष। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1954 में प्रस्तुत की। इसने यह सिफारिश की कि अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल गठित की जाए। ये आज भी है। पन्ना मूल्य पद्धति अपनाई गई। वर्ग पहेलिका क्रॉसवर्ड पजल को बंद कर दिया गया। विज्ञापनों पर एक कड़ी संहिता बनाई गई और यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाचार पत्रों के स्वामित्व का संकेंद्रण न हो। एक ही आदमी के हाथों में सारा समाचार पत्र नहीं आ जाना चाहिए। हाल के वर्षों में सरकार ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, 1955 में कार्यकर्ता तथा विविध आदेश अधिनियम, ये बहुत सारे एक्ट हैं, ये सब पारित किए हैं। ठीक है, तो ये था समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्रों का पूरा इतिहास। अब यहाँ से है ये हमारा पूरा लिस्ट, बहुत सारे नाम हैं। मैं कुछ पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना। नीचे शुरू करते हैं। हरिजन सबको पता होगा, महात्मा गांधी, हिंदी में छपता था। हिंदुस्तान टाइम्स, KM पनिकर, आज भी छपता है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। नवजीवन, महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। सर्वेंट ऑफ इंडिया, श्रीनिवास शास्त्री जी का था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट का था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। गदर, ये सबको पता होगा, लाला हरदयाल। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद जी का था। कलकत्ता से उर्दू भाषा में छपता था। ये भाषा भी याद रखना, जैसे गांधी जी वगैरह के संबंधित हैं उनको तो ज़रूर भाषा याद रखना। कौन सा पढ़ लिया था हमने? अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत अच्छे जाने माने पत्रकार हैं हमारे आधुनिक भारत में, इतिहास में। वंदे मातरम, हरदयाल और श्यामाजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं। मॉडर्न रिव्यू, रामोदर चटर्जी। युगांतर, भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष, ये क्रांतिकारी पत्रिका थी। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस वाले लंदन में छापते थे, इंडिया हाउस चलाते थे ना ये लंदन में, जिस इंडिया हाउस में फिर बाद में जाकर वीडी सावरकर भी रहे हैं। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। इंडियन रिव्यू, G.A. नटेशन। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पत्रिका थी। और फिर केसरी मराठा किन की थी? बाल गंगाधर तिलक की। मराठा जो थी ये अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो थी ये मराठी भाषा में थी। याद रखना इसको, मराठा यानी कि अंग्रेजी भाषा, उल्टा। बंगवासी, जोगिंद्रनाथ बोस। बंगाली, SM बनर्जी। हिंदू, V राघवाचारी। स्टेटमेंट्स, रॉबर्ट नाइट छापता था कलकत्ता से, स्टेट्समैन आज भी पत्रिका है ये। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। ट्रिब्यूल, सर दयाल सिंह मजीठिया। बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी की, इनकी और बुक है आनंद मठ वगैरह, और जो वंदे मातरम गीत वगैरह है वो यहीं से लिया गया है, सन्यासी विद्रोह वगैरह। मद्रास मेल, अंग्रेजी प्रेस। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, यही रातों रात इंग्लिश भाषा में बदल गई थी, याद है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ज्ञान प्रियदायिनी नवीन चंद्र राय। पाइनियर अंग्रेजी प्रेस रॉबर्ट नाइट। उसके बाद ऊपर से पढ़ते बंगाल गजट जे अगस्टस हिकी। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। समाचार दर्पण मार्समैन। दिग्दर्शन मार्समैन। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय जी का ही था, बंगाली भाषा में दोनों छपता था। मिरातुल अखबार भी पढ़ दिया, राजा राम मोहन राय। बॉम्बे समाचार फरदून जी मर्जबान। उदंड मारतंड किनका था ये? जुगल किशोर जी का, कानपुर से छपता था हिंदी में। उदंड मारतंड ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगदत्त द्वारिकानाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर। जामे जमशेद PM मोतीबाला बम्बई से फारसी भाषा में। राफ्त गुफ्तार दादा भाई नरोजी बम्बई से गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश करसोन दास मोलजी अहमदाबाद से गुजराती भाषा में। हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी कलकत्ता से अंग्रेजी में। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका एक ही आया अभी तक, सोम प्रकाश 1859 में छापा था इन्होंने। इंडियन मिरर द्वारिकानाथ टैगोर मनमोहन घोष। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस था रॉबर्ट नाइट। और इंदु प्रकाश जस्टिस रनाडे। सोम प्रकाश है कौन? विद्यासागर जी, और इंदु प्रकाश जस्टिस रनाडे। तो आज हमने समाचार पत्रों का जो इतिहास था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, तभी आगे की चीज़ें और अच्छी होती हैं। कोई भी खामी दिखे तो बता देना, ठीक है? फीडबैक ज़रूर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ओके? लाइक करना या डिसलाइक करना जैसा भी लगे। थैंक यू सो मच।